हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुनेशन। आज हम आपके क्लास का नया लेक्चर लेके आए। इस सेशन में इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन हम लोग सीखेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा बात करेंगे चार्ज पे। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या लेके आए हैं। तो सबसे पहले जो इस चैप्टर में आपके पास है, इस चैप्टर में जो हम लोग कवर करने वाले हैं, देखिए ध्यान से आप क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम लोग करेंगे इसमें, ठीक है, इंट्रोडक्शन। फिर इंट्रोडक्शन के बाद पूरे इलेक्ट्रिसिटी में हम एक छोटा सा चीज के बारे में बात करते हैं, जो है चार्ज। इस चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो यह है आपका लेक्चर नंबर 1। इस लेक्चर नंबर 1 को अच्छे से कंप्लीट करते हैं प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए, सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रिसिटी क्या है। अगर इस इलेक्ट्रिसिटी की बात करें हम सिंपल भाषा में, तो इलेक्ट्रिसिटी को अगर सिंपली डिफाइन करें तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है इलेक्ट्रिसिटी? तो एनर्जी का एक फॉर्म है। क्यों एनर्जी का फॉर्म है? क्योंकि इस इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से हम तरह तरह के वर्क को करते हैं, ठीक है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी का फॉर्म है। और इस एनर्जी के फॉर्म में हम लोग अलग अलग एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो एनर्जी का फॉर्म ही जान लेना काफ़ी है क्या? नहीं, आगे देखते हैं क्या है ये इलेक्ट्रिसिटी। एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी आप यहाँ पे देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज अ कंट्रोलेबल, ऐसा एनर्जी जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कन्वीनियंट सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, बहुत ही आसान सोर्स है, इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है ना। बड़े बड़े शहर में तो अगर इलेक्ट्रिसिटी एक दिन नहीं रहेगा तो पूरे शहर में अफरा तफरी मच सकता है, क्योंकि सारे काम वहाँ के रुक सकते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। अब अगला पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द मोस्ट यूजफुल एंड द कन्वीनियंट टू द मैनकाइंड, है ना। अभी के ज़माने में मॉडर्न डेज में इलेक्ट्रिसिटी जो है ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स बन चुका है। एवरीवेयर इलेक्ट्रिसिटी का हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है। ऑफिस से लेके बड़े बड़े इंडस्ट्रीज तक हमको इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। फिर लिखा है इट कैन बी कन्वर्टेड ऑलमोस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग एनर्जी के किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर अपने पास है तो इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग किस में बदल सकते हैं? बहुत सारे चीज़ों में बदल सकते हैं। किस में बदल सकते हैं? इस इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं बल्ब लगा के। इट मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी वेरी इजीली। इस इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ हम लोग कर सकते हैं, किस में कर सकते हैं? तो मैकेनिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इट मीन्स मोटर जो चलाते हैं, मोटर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। अगर इसी इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग हीटर अगर जोड़ दें तो इसको हम लोग हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट करते हैं। तो यही लिखा गया यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का फॉर्म है। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा गया है इट कैन बी कन्वर्टेड। इस एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑलमोस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के सारे फॉर्म में इसको हम लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। एक और लाइन लिखा गया इसके बारे में, इट कैन बी स्टोर्ड एंड ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विथ वेरी लिटिल वेस्टेज। क्या कहता है? इस एनर्जी को हम लोग आसानी से स्टोर कर सकते हैं और एक जगह से दूसरे जगह तक, बहुत दूर दूर तक की जगह तक हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट मिनिमम वेस्टेज ऑफ एनर्जी। लेकिन दूसरे एनर्जी के साथ ऐसा नहीं है। अगर हम लोग को मान लो कोयला से भी हीट एनर्जी निकालते हैं, एक जगह से अगर दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इसमें हमको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को एक तार के हेल्प से हम लोग एक शहर से दूसरे शहर तक ले जा सकते हैं। इसलिए लिखा गया कि ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट लिटिल वेस्टेज। एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। क्या लिखा गया? इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज्ड इन आवर होम्स। हमारे घर में यूज किया जाता है ना। और कहाँ यूज किया जाता है?
स्कूल्स में यूज़ किया जाता है, हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज, यानी हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है। तो ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी का हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए आपको ये सब बताना जरूरी समझते हैं। तो यहाँ तक समझ गए कुछ इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रिसिटी का हमारे लाइफ में। अब चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी का मेन डेफिनेशन पे। इलेक्ट्रिसिटी आखिर क्या है, ठीक है। अभी तो हम क्या बताया कि ये एनर्जी का एक फॉर्म है, लेकिन इतना ही जान लेना हमारे लिए काफ़ी नहीं है, ठीक है बच्चों। तो अब गौर से देखिए, आप इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात किया जाए, देखिए इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विथ चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का एक ब्रांच है। इलेक्ट्रिसिटी साइंस के किस पार्ट में आता है, तो सर ये फिजिक्स के पार्ट में आता है। अब इस पार्ट में लोग क्या करते हैं, इस पार्ट में मेनली हम लोग पढ़ते हैं चार्ज के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, चार्ज के बारे में और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पूरे इलेक्ट्रिसिटी में जो स्टडी किया जाता है वो चार्ज का किया जाता है और चार्ज के प्रॉपर्टी का किया जाता है। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी स्टडी अबाउट चार्ज। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब ये चार्ज रेस्ट में भी हो सकता है और चार्ज मोशन में भी हो सकता है। चार्ज किस में रह सकता है, चार्ज रेस्ट में भी हो सकता है और यही चार्ज मोशन में भी हो सकता है। चार्ज किस में हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। और दोनों केस में अगर चार्ज रेस्ट में तो उसका प्रॉपर्टी अलग है, मोशन में तो कुछ और प्रॉपर्टी ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अगर चार्ज रेस्ट में रहे, चार्ज किस में रहे, रेस्ट में, अगर हम लोग रेस्ट चार्ज को स्टडी करें, रेस्ट चार्ज को स्टडी करें तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रिसिटी का वह ब्रांच जहां हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कैसा चार्ज, तो सर स्टैटिक चार्ज, रुका हुआ चार्ज को पढ़ रहे हैं। चार्ज किस में है, रेस्ट में है। इस ब्रांच को बोला जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इट इज अ ब्रांच of physics which deals with static charge. Static charge means charge at rest. Charge at rest. यह है चार्ज at rest। जब हम लोग चार्ज एट रेस्ट स्टडी करेंगे, रेस्ट वाले चार्ज को करेंगे, तो फिजिक्स के इस ब्रांच को क्या बोला जाएगा, तो सर फिजिक्स के इस ब्रांच को बोला जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अगर वही चार्ज मोशन में, चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ये चार्ज पार्टिकल मोशन में। अब अगर मोशन वाले चार्ज का स्टडी करेंगे तो फिजिक्स के उस ब्रांच को बोला जाएगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ये कुछ इंफॉर्मेशंस है, ये आपको रट जाना है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with dynamic charge. It means charge in motion. Dynamic charge means charge in motion बच्चा लोग, ठीक है। चार्ज इन मोशन, ऐसा चार्ज जो मोशन करे, अगर उस चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। एक और चीज़ आपको हम सिखा देते हैं। अगर चार्ज रेस्ट में, चार्ज किस में है, कोई चार्ज यहाँ पे है, अगर ये रेस्ट में, ये चार्ज अगर रेस्ट में, ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यही चार्ज अगर मोशन में आ जाएगा, ठीक है, मोशन में दो तरह का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेटेड चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, आपको दे दिए यहाँ पे। अब देखो ये जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी है, क्या लिखा गया, पूरे इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग किसका बात करते हैं, चार्ज की बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पूरा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जब स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग चार्ज का स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लिखा गया इलेक्ट्रिसिटी किससे बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी इज कंस्टिट्यूटेड बाय चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी अगर बना है तो किससे बना, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो बना किससे बना है, तो चार्ज से बना है। अब लिखा चार्ज इज बेसिक कंस्टिट्यूएंट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें उसमें जो सबसे बेसिक चीज के बारे में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं चार्ज के बारे में। इसलिए चार्ज क्या है, बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ तक क्लियर है, समझ गए इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन, एनर्जी के फॉर्म में समझ गए, है ना। और फिजिक्स के टर्म में भी समझ गए कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स जहाँ पे हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज अगर रेस्ट में है उस ब्रांच को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज अगर मोशन में उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स, है ना। अब आगे चलते हैं, आगे लिखा है चार्ज। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा इलेक्ट्रिसिटी में अगर चार्ज के बारे में ही पढ़ रहे हैं
पूरा इलेक्ट्रिसिटी में अगर चार्ज के बारे में पढ़ना तो जान लेते कि चार्ज आखिर क्या है, ये चार्ज आखिर क्या है ना, ये चार्ज। तो देखो चार्ज क्या है। जिस तरह से मास के बिना किसी ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता, मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इसी तरह से भी हर एक ऑब्जेक्ट का चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। चार्ज कैसा प्रॉपर्टी है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से बॉडी एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जिस तरह से मास के वजह से कोई बॉडी दूसरे पे फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी तरह से चार्ज के वजह से बॉडी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। देख लो चार्ज का डेफिनेशन यहाँ पे क्या है। चार्ज जो है, चार्ज इज प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर। किससे जुड़ा? मैटर, जिस वजह से, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एन एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। चार्ज की वजह से दो चीज करता है, फोर्स लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा या मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है ना। अब इस चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, और इसका जो है यूनिट जो होता है वो कूलम होता है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। यहाँ तक समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि चार्ज क्या है? किसी मैटर का प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर। क्यों एसोसिएटेड है? अगर किसी मैटर का फॉर्मेशन हुआ, सपोज कि यहाँ पे कोई मैटर है, कोई मैटर यहाँ पे हम ले लिया ना, मान लेते कोई यहाँ पे एक आयरन का रॉड है, ये आयरन का रॉड है। इस आयरन को रॉड को जब हम जूम करके देखेंगे यहाँ पे, हमको क्या मिलेगा? एटम्स मिलेगा। इस आयरन के रॉड को जब जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको एटम। अब इस एटम का जब आप स्ट्रक्चर देखिएगा तो इस एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, है ना। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होगा और यहाँ पे बीच में प्रोटॉन्स होगा। इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या लेके आएगा? इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है ना, और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आप ऊपर चलिए, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ये आपका एटम बना। इस एटम से आपका क्या बना? आयरन बना। इसका मतलब आयरन जब बना तभी उसके पास चार्ज आ गया। इसलिए कोई भी मैटर है उसके पास फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्ज। किसके तरह? मास के तरह। उसके साथ एक प्रॉपर्टी जुड़ा रहता है, उसको क्या कहा जाता है? चार्ज कहा जाता है। इस चार्ज की वजह से बॉडी क्या करता है? दूसरे पे फोर्स लगाता है। कैसे फोर्स लगाता है? अगर मान लेते एक चार्ज यहाँ पे है ना, एक चार्ज यहाँ पे क्यू है, एक और चार्ज यहाँ पे क्यू है, ठीक है। तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। वही लिखा गया है यहाँ पे। इस चार्ज के वजह से मैटर एक दूसरे पे क्या लगाता? फोर्स लगाता। इस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चार्ज एक प्रॉपर्टी है एसोसिएटेड विथ मैटर, जिसके वजह से मैटर दूसरे मैटर पे फोर्स लगाता है। कौन सा फोर्स लगाता है सर? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है ना। यहां तक क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ चार्ज, तो कितने टाइप्स के चार्ज है? तो जब टाइप ऑफ चार्ज को चेक किया गया तो दो तरह के चार्ज मिले। एक चार्ज मिला पॉजिटिव और एक चार्ज का नाम दे दिया नेगेटिव, ठीक है। तो एक चार्ज है पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, और एक चार्ज को बोला गया नेगेटिव चार्ज। दो तरह के चार्ज आपको मिला गया, ठीक है। अगर आप देखेंगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज पाया जाता है? तो सर इस पे नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन के पास सर नेगेटिव चार्ज होता है। और यहां पे है प्रोटॉन, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज पाया जाता है? तो सर इसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दो तरह के चार्ज दुनिया में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो क्या है? प्रोटॉन एंड, देखो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल, है ना। दूसरा क्या है? प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चार्ज पॉसेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज अपोजिट इन नेचर। दोनों का जो नेचर होता है अपोजिट होता है, लेकिन दोनों का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है। दोनों का वैल्यू कितना होता है? सेम। ये चार्ज किसके बराबर होता है? ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में पाया जाता है, लेकिन दोनों का नेचर क्या होता है? दोनों का नेचर अपोजिट होता है। ये सारी चीज क्लियर है। अब देखो क्या लिखा है। अगर हम किसी बॉडी में ट्रांसफर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, जनरली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं।
तो एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज लेके अपने पास जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन चार्ज लेके जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, अगर हम किसी बॉडी पे चार्ज दें, किसी बॉडी पे, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, वो इतना ही कर सकते हैं हम लोग। इतना क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन से कुछ छोटा तो है नहीं जो हम लोग ट्रांसफर करेंगे, तो सबसे छोटा चीज जो ट्रांसफर करेंगे वो इलेक्ट्रॉन करेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन जो अपने पास लेके जाएगा वो इतना चार्ज लेके जाएगा। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन चलता है। तो वही लिखा गया कि एक बॉडी से अगर हम दूसरे बॉडी पे चार्ज भेज रहे हैं तो सबसे छोटा चार्ज जो एग्जिस्ट करता है उसको हम अगर भेजेंगे, कितना भेजेंगे सर? एक इलेक्ट्रॉन भेजेंगे या तो एक प्रोटॉन भेजेंगे, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अपने पास कितना चार्ज लेके जाएगा? तो सर ये 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम ऑफ चार्ज को कैरी करेगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज का वैल्यू होता है वो सेम होता है, लेकिन उसका नेचर अलग अलग होता है, अपोजिट नेचर होती है, इसलिए एक को बोल दिए पॉजिटिव और एक को बोल दिए नेगेटिव। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? हम आपको समझा देते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि अगर हम किसी बॉडी पे चार्ज भेजेंगे तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इंटीग्रल मल्टीपल इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ, या तो हम एक इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, या दो भेजेंगे, या तीन भेजेंगे, या चार भेजेंगे। तो इंटीजर आ रहा कि नहीं आ रहा? हम कभी 4.5 इलेक्ट्रॉन नहीं भेज सकते हैं किसी भी बॉडी पे। जब भी भेजेंगे तो या तो एक इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, दो भेजेंगे, तीन भेजेंगे, 5 भेजेंगे, 6 भेजेंगे, इंटीजर के फॉर्म में भेजेंगे। अब कहीं पे हम 1.5 इलेक्ट्रॉन भेज सकते हैं, 1.3 इलेक्ट्रॉन भेज सकते हैं क्या? नहीं भेज सकते। इसीलिए वही लिखा गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि द ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज के बराबर हम लोग भेज सकते हैं। अब देखिए आपके पास, अगर हम किसी चीज के पास एक इलेक्ट्रॉन भेजे, कितना इलेक्ट्रॉन भेजे? एक इलेक्ट्रॉन भेजे, इसके पास चार्ज कितना हो जाएगा? 1 इंटू इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से अगर 2 इलेक्ट्रॉन भेजे, किसी चीज के पास क्या भेजे? तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर भेजे तो यहाँ पे चार्ज का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा आपके पास? 2 इलेक्ट्रॉन भेजो तो 2 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स भेजे हम लोग, ठीक है, क्या भेजे? 3 इलेक्ट्रॉन्स भेज दिए, तो हम जो चार्ज भेजे वो चार्ज कितना भेजे? 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो इसको क्या लिखेंगे? Q इज इक्वल टू 3 इंटू में E। सपोज कि इसी तरह से हम कितना भेजे? बहुत सारा इलेक्ट्रॉन भेज दिए, n इलेक्ट्रॉन्स भेज दिए। कितना इलेक्ट्रॉन भेज दिए? n इलेक्ट्रॉन्स भेज दिए। n इलेक्ट्रॉन्स एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में भेज दिए, तो हम कितना चार्ज को भेजे? तो सर अगर यहाँ पे हम Q बराबर लिखें, Q कितना इलेक्ट्रॉन भेजे? तो सर n इलेक्ट्रॉन भेजे, n लिख दिए यहाँ पे। सर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? तो सर E होता है, यानी चार्ज को जो फॉर्मूला होगा वो यही हो जाएगा। एक बॉडी पे कितना चार्ज होगा? तो क्या लिखेंगे? Q इंटू Q इज इक्वल टू एन ई। Q इज इक्वल टू एन ई। जहाँ पे Q है, ये जो आपके पास Q है, Q बताएगा आपको चार्ज को। Q से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं सर। तो ये Q आपका चार्ज हो गया सर, है ना? ये Q आपका चार्ज। ये N क्या है? तो ये N आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपका। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये हमेशा कैसे आएगा? तो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में आएगा। n जो आएगा आपका, n हमेशा आपका कैसा आएगा? तो सर ये 1 आ सकता है ना, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, इस तरह से 5 आ सकता है। ये कभी इंटीजर के अलावा कोई नंबर ये नहीं आएगा। ठीक है, और E क्या है? ये जो E आपके पास देख रहे हैं, ये E है चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और ये किसके बराबर होता है सर? ये E जो होता है ये होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम के बराबर होता है। ये सारा डाटा क्लियर है आपके पास? यहाँ तक सीख गए, है ना? तो आगे चलते हैं। अगला है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, इसको निकालना। कैसे निकालेंगे? तो आसानी से निकाल लेते हैं इसको। तो देखो जो जो चीज़ आपके पास दिया हुआ है उसको अच्छे से लिखना है। तो सबसे पहले आपके पास दिया है चार्ज का वैल्यू Q आपके पास दिया हुआ है। Q कितना दिया? तो सर Q दिया है आपके पास, Q इज इक्वल टू 1 कूलम। ठीक है, Q कितना दिया? 1 कूलम दिया है। फिर क्या दिया? E का वैल्यू आपको पता है। E जो होता है सर ये होता है 1.6 इंटू 10⁻18 होता है सर, कूलम होता है। अब हम लोग एक फॉर्मूला अभी क्या पढ़े थे? Q जो होता है Q इज इक्वल टू ये N
ई के बराबर होता है। ठीक है, हमको एन का वैल्यू चाहिए तो एन को इधर लेते आओ, इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई ई। ये आपके पास बन गया फॉर्मूला। ये जब फॉर्मूला बना, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे आप, एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन इज इक्वल टू, अब जो भी वैल्यू आपको पता है, क्यू का वैल्यू है 1 तो यहाँ पे 1 रखेंगे, ई का वैल्यू है 1.6, तो यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लो, ये होता है 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 19। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये पावर निगेटिव है, इसको ऊपर भेज देंगे तो पॉजिटिव चला जाएगा ये, तो n इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा 10 रेज़ टू दी पावर 18, और ये इंटू में 1 है, इसको भी रहने देते हैं, डिवाइड बाई 10 रेज़ टू दी पावर 19, सॉरी ये थोड़ा थोड़ा दिक्कतें आ जाती है, यहाँ पे आप लिखिए 10 रेज़ टू दी पावर 19 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको अगर यहाँ पे नीचे 1.6, अब इसका अगर पॉइंट को उड़ाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, n इज इक्वल टू थोड़ा सा लगाएंगे जुगाड़, क्या लगाएंगे जुगाड़, नीचे पे 16 है, नीचे में 16 और यहाँ पे 10 है, एक पावर इसको दे देते हैं, अगर एक पावर इसको दे देते हैं, यहाँ का पावर बन जाएगा 18, तो ये आपके पास बनेगा 10 का पावर 18 इंटू, ये आपके पास 10 था, एक 10 और चला जाएगा तो ये बन जाएगा 100, और डिवाइड बाई कितना है 16 है। जब इस 16 को 100 से 100 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा सर 6.25। ठीक है, इंटू क्या बचेगा, इंटू बचेगा 10 रेज़ टू दी पावर 18, तो n का जो वैल्यू आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू आया, वो किसके बराबर आया, तो सर वो आया 6.25 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 18 के बराबर। यानी अगर इतना इलेक्ट्रॉन आपके पास है, अगर आपके पास किसी बैग में, किसी डब्बे में अगर 6.25 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन आपके पास है, अगर सबके चार्ज को अब ऐड करेंगे तो ये चार्ज आपके पास हो जाएगा 1 कूलम के बराबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए तो आगे चलते हैं। आगे वही लिखा गया है, 1 कूलम का डेफिनेशन लिखा गया, किसके टर्म्स में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में लिखा गया 1 कूलम का डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ चार्ज कंटेंट इन नियरली 6.25 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास कोई बैग भरा है ना, उस बैग में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6.25 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास 1 कूलम चार्ज होगा। अगर कोई बोल देगा 1 कूलम चार्ज, क्या बोलेगा, 1 कूलम चार्ज। ठीक है, 1 कूलम चार्ज बोला। तो अगर आपको चार्ज चाहिए तो आपको क्या लेके जाना पड़ेगा, तो सर आपको इलेक्ट्रॉन्स लेके जाना पड़ेगा या प्रोटॉन लेके जाना पड़ेगा। कितना इलेक्ट्रॉन लेके जाना पड़ेगा, आपको लेके जाना पड़ेगा 6.25 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके पास है, तो आपके बैग में जो चार्ज का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1 कूलम के बराबर। ठीक है, अगर 2 कूलम होगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 कूलम होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना कूलम होगा उसको डिवाइड कर देना, किससे मल्टीप्लाई कर देना, इस वाले नंबर से। अगर आपके पास इतना इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास कितना चार्ज है, तो सर 1 कूलम है। तो 1 कूलम चार्ज के लिए आपको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6.25 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 18, ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, अब आगे चलिए, आगे लिखा नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ फोर्स ऑफ चार्ज, कैसा फोर्स होगा। ठीक है, अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया चार्ज जो है वो 2 तरह के होते हैं। चार्ज कितने तरह के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। एक चार्ज को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एक चार्ज को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज को माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया और पॉजिटिव चार्ज को प्लस साइन से। अब ये दोनों चार्ज एक दूसरे के बीच लगाते फोर्स, ये दोनों चार्ज एक दूसरे के बीच लगाते हैं फोर्स। ठीक है, तो ये जो फोर्स लगेगा, कैसे लगेगा फोर्स, तो देखो ध्यान से क्या लगेगा, ये जो फोर्स लगता है, ये अपोजिट चार्ज, ये इन दोनों के बीच एक फोर्स लगता है, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बता दिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का होगा,
दो चार्जेस के बीच नेचर कैसा आ गया, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। यहाँ पे अपोजिट चार्जेस है तो अपोजिट चार्ज ये वाला चार्ज इधर भागेगा, यानी निगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींचेगा और इस वाले चार्ज को पॉजिटिव चार्ज अपने तरफ खींचेगा। यहाँ पे अपोजिट चार्ज रख दिए, क्या रख दिए, अपोजिट चार्जेस रख दिए। तो अपोजिट चार्जेस के बीच जो फोर्स लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, वो फोर्स कैसा रहा, तो सर वो फोर्स तो नेचर में अट्रैक्टिव रहा, तो क्या होता है, अट्रैक्शन हुआ यहाँ पे। इट मीन्स टू अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दो अपोजिट चार्ज अगर रखे हुए हैं तो दोनों अपोजिट चार्ज एक दूसरे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बात कर लेते हैं अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, सपोज कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है ना, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला चार्ज इसको इधर धक्का मारेगा और ये वाला चार्ज इसको इधर धक्का मारेगा। सपोज यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे भी एक नेगेटिव चार्ज, तो सेम कहानी होगा, ये वाला चार्ज को इधर धक्का मारा जाएगा और ये वाला चार्ज को इधर धक्का मारा जाएगा। ठीक है, जब अपोजिट चार्ज था अट्रैक्शन हो रहा था, जब सेम नेचर के चार्ज थे तो क्या होता, रिपल्सन हो रहा था। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिमिलर चार्ज, सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। सिमिलर चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों के बीच रिपल्सन लगेगा, दूर दूर भागेगा। अगर इन दोनों को पास पास रखेंगे तो ये दूर दूर भागना चाहेगा। ठीक है, और अगर अपोजिट नेचर के चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव को रखें, दोनों पास आना चाहेगा। ये दो पॉइंट क्लियर है ना। नेचर कैसा रहा फोर्स का, तो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के चार्ज रखें। अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, दो पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा सर, दो नेगेटिव है तो भी रिपल्सन होगा सर। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो सर दोनों अट्रैक्ट करेंगे। तो दो टाइप के फोर्स लग सकते हैं, किसके किसके बीच में, चार्जेस के बीच में सर। ठीक है, अब यहां पे लिखा है, क्या लिखा है, जो चार्ज के बीच में जो फोर्स निकला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम लिखे अभी, दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगते हैं उसका क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वैल्यू है ये कौन दिया था, उस साइंटिस्ट का नाम है कूलम। कौन दिया था, कूलम दिया था। वही लिखा गया यहाँ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ क्या कहता है ना, थोड़ा सा बता, उसका जरूरत नहीं आपको, फिर ही बताते। कहता है दो चार्जेस की भी जो फोर्स लगता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 इंटू Q2। और ये फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच डिस्टेंस का, सेम न्यूटन्स की तरह है। अगर दोनों लोग हम लोग कंबाइन करते हैं, फोर्स का वैल्यू निकल के आता है F इलेक्ट्रोस्टैटिक जो दो चार्ज के बीच होता है ये होता है Q1, सॉरी एक कांस्टेंट आता है यहाँ पे K, Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये याद रखना है तो रख लो, नहीं रखना है तो नहीं रख लो, इसका कोई यूज अभी आपके क्लास में नहीं। यही है दो चार्जेस के बीच फोर्स निकालने का फॉर्मूला, ये है कूलम्स लॉ। क्या कहा, दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज होगा। अगर चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा तो फोर्स का वैल्यू भी बढ़ेगा, चार्ज का वैल्यू घटेगा तो फोर्स का वैल्यू भी दोनों चार्जेस के बीच घटेगा, है ना। और क्या लिखा है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। एक चार्ज यहाँ पे है Q1 और एक चार्ज यहाँ पे है Q2 और इसके बीच का जो सेपरेशन है वो R है। अगर इस R को बढ़ाएंगे तो दोनों के बीच जो फोर्स का वैल्यू है वो घटेगा, अगर चार्ज को बढ़ाएंगे दोनों के बीच जो फोर्स है वो बढ़ेगा। यही है कूलम्स लॉ। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस का चीज़ नहीं, बस इसको एक नॉलेज के लिए याद रखना है। तो इस सेशन में यहीं तक करते हैं, अब नया लेक्चर अगले सेशन में लेके आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, इसको समझते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।